नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 221 जो BLIS का कोर्स है उसका हम लेक्चर ले रहे थे। ये हमारा अगला सीरीज़ है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन रिलेटेड लेजिस्लेशन, अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड लेजिस्लेशन। ये टॉपिक भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एक्सप्लेन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड इट्स यूटिलिटी इन लाइब्रेरी साइंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। और तो आप देखिए यहाँ से कितना ये मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन था कि यहाँ पे लिखा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और इसके नीचे देखिए यहाँ फीचर, और उसके सेकंड पार्ट में लिखा है यूटिलिटी इन लाइब्रेरीज। तो आप इसको हम एफर्ट नहीं कर सकते कि इसको स्किप करें। चांसेस है कि इस साल भी ये आ सकता है। तो आपको मैं ये पूरा समझाऊंगा। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, इसके फीचर पढ़ेंगे, यूटिलिटी इन लाइब्रेरीज में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम उसके नीचे हम फिर पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस एज अ रेफरेंस सोर्सेज। उसके नीचे फिर ये भी आ जाता है, शॉर्ट नोट पे आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 और पेटेंट एक्ट 1970, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये सारे शॉर्ट नोट में आते हैं, और इसको हम 5 नंबर के क्वेश्चन या 10 नंबर के क्वेश्चन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं नीचे वाले यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा लाइब्रेरी है, इंफॉर्मेशन है, जो लाइब्रेरी साइंस है, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन को जो अवेल करता है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब अपलोड करने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का सोर्स है इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब www, या फिर उसके पास बुक होता है, या फिर उसके पास और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे वो करता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बोल रहा है यूज़ ऑफ ऑल दिस इज़ जनरेटेड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज। ये सारी जितनी भी यूजेस हैं, ये या तो एक नेशनल लेवल पे बनी हुई होती है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन प्रोवाइडिंग, यहाँ पे देखिए एक बात है कि जैसे कि आप एक कोई राइटर का बुक है और आप उसका एक फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं किसी लाइब्रेरी से, तो एक पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप उसको करवा रहे हैं तो वो लीगल होगा। पर अगर आप उसको मास स्केल पे आप उसको सेल करने के लिए वो करवा रहे हैं, फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं, तो वो इल्लीगल होगा। इसी तरीके से आप किसी भी लाइब्रेरी के या फिर किसी भी चीज़ों को आप ऐसे पब्लिकली बेच नहीं सकते, क्योंकि वो एक तरह से कॉपीराइट के अंडर में आएगा, वो इल्लीगल काम होगा। कॉपीराइट तब आएगा जैसे कि आप किसी के ई प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो बुकें किसी ने लिखी है, उसको आप एज इट इट कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंज करके आपने अपना नाम देकर उसको पब्लिश कर दिया, तो वो कॉपीराइट में आता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी जैसे कोई मैप भी पब्लिश कर रहे हैं, अगर आप एक मतलब पब्लिशर हैं, तो आप बिना इसके अथॉरिटी के परमिशन के आप नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है जो लाइब्रेरी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे लाइब्रेरी में होता है बुक होता है, पीरियोडिकल होता है, न्यूज़पेपर होता है, और कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इन सब पे ये एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पे बोल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया था, ये 2005 में किया था, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारे लाइब्रेरीज़ में। तो हम इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इस एक्ट के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, और इसकी यूजेस इन लाइब्रेरी साइंस में।
तो सबसे पहले हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है उसके बारे में हम जान लें। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास किया था 2005 में। और ये होता क्या है, यहाँ देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डिफरेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से बना है। इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि गवर्नमेंट को मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अगर गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो ये गवर्नमेंट के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस व्यक्ति को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो और उसको ज़्यादा मतलब एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करे इसमें, और उसको जितनी भी जो भी उसको इन्फॉर्मेशन उसने मांग रहा है उसको हम उसको प्रोवाइड करें। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं गवर्नमेंट। और यहाँ पे एक और बात है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका कभी कभी मिसयूज़ भी किया जाता है बाय प्राइवेट जो पब्लिक लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा। और कभी कभी जो है बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिसको गवर्नमेंट है वो नहीं बता सकती। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप नहीं पूछ सकते। कोई मतलब डिफेंस से रिलेटेड है या फिर कोई टॉप सीक्रेट मतलब चीज़ें चल रही हैं, इन सब इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप चीज़ें नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो ये सारे राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं आता है। यहाँ पे बोल रहा है अ क्वेश्चन मे बी अराइज टू बी द सिटीजन एज टू द नीड ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मतलब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। एन एग्जाम्पल इज़ बीइंग कोटेड बिलो द सस्टेनेबल द नीड्स ऑफ राइट टू एक्ट द स्कूल बाय रन बाय। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया है कि एक स्कूल था गुजरात में जहाँ पे जो प्रिंसिपल थी वो बच्चों से चार्ज करती थी पैसे पर, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी उसको फंड करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि किसी स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स ने उस लाइब्रेरी जो प्रिंसिपल थी उनसे पूछा कि आप हमें एक कॉपी दिखाइए सर, गवर्नमेंट मतलब दिखाइए जिसमें लिखा हो कि जो फ़ीस है वो बच्चों को देना है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इस पर कुछ कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद बच्चों को मतलब फ़ीस जो था वो माफ़ कर दिया गया और जो भी उन्होंने दिया था वो रिटर्न भी करवाया गया। इसके मतलब कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स में दिए हुए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोवाइड मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएट टर्म्स बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मतलब एक अप्रोप्रिएट टर्म प्रोवाइड करता है जिससे मतलब लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वहाँ से कहाँ से वो एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कर सकते हैं, जितनी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ हैं उन सब से आप राइट टू इन्फॉर्मेशन वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। According to the Act, information mean any material in any form, including record, document, memo, email, opinion, advice, press release, circular, order, logbook, contact report, paper, sample, model, data material। और ये सारे में से आप जो चाहें वो सब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आप इन सब में से कोई सा भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं गवर्नमेंट से तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके नीचे देखिए ये सारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, बेसिक है, आप यहाँ से देख लीजिए। दूसरा यहाँ पे चैप्टर में बोला गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज़ करके किसी ने गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई कुछ जानने के लिए पूछा है तो ये गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और अच्छे से उसको सर्व करे उसकी इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन नीड को। द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ये एक मतलब कमीशन है जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा बना है। यहाँ पे देखिए द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन स्पेल आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन। मतलब एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा सेंटर में, और वैसे ही नीचे पार्ट 4 में दिया हुआ है द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो ये स्टेट को डील करेगा और जो सेंट्रल है वो सेंट्रल लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल कमीशन, अपील एंड पेनाल्टी। जो पावर एंड फंक्शन होता है इन्फॉर्मेशन कमीशन का वो इसमें पूरा बात किया गया है।
कि वो कैसे अपना यूज़ करते हैं। फिर उसके लास्ट वाला जो चैप्टर है इसमें मिसलिनियस बातें की गई हैं, जैसे कि कुछ जो कुछ छूट जाते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है, या फिर यहाँ पे हम बात करें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो रोल है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये अपना उस तरीके से ये यहाँ पे हैंडल करते हैं। फिर यूटिलिटी इन लाइब्रेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो लाइब्रेरी में किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द एक्ट हैज़ टू फोल्ड यूटिलिटी इन लाइब्रेरी, दो तरीके से हम लाइब्रेरी साइंस में यूज़ करते हैं इस एक्ट को। फर्स्टली इट कैन बी यूज्ड एज अ गुड रेफरेंस सोर्स, एक तो एक गुड रेफरेंस सोर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है कुछ जानना चाहता है तो वो एक तरह से हमारे को हेल्प भी कर रहा है कि हम उस चीज़ को रेफरेंस की तरह यूज़ करें कि आगे क्या क्या हमारे को क्वेरीज आ सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से उस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा बोल रहा है द सेकेंडली इट कैन बी इट विल एक्ट एज अ गाइड टू इन्फॉर्म एज टू द इंफॉर्मेशन डैट कैन बी डिस्क्लोज टू द सिटीज़न, एक तरह से गाइड की तरह भी बुक मतलब करता है, क्योंकि वो सारा एक्ट तो बन गया है बट उसको हम यूज़ में नहीं लेके आते हैं। तो जैसे ही कोई एक्ट हमसे पूछता है, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज़ करके, तो हमें एक तरह से हेल्प मिल जाता है कि हम क्या चीज़ें उनको बता सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी दी हुई हैं कि जो लाइब्रेरियन है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो क्या क्या मतलब पब्लिक को बता सकता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और वो पब्लिक के लिए नहीं होती हैं, तो उसको हाँ लाइब्रेरियन नहीं बता सकता है। कीपिंग द व्यू द लाइब्रेरियन हैज़ डिसाइड द डॉक्यूमेंट हुज कंटेंट कैनॉट बी डिस्क्लोज टू द सिटीज़न इवन इन एन ओपन लाइब्रेरी सोर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइब्रेरियन है वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी लाइब्रेरी हो वो ओपन सोर्स ही क्यों ना हो। फिर यहाँ पे बोला है कि जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो लॉकर में भी चाहे तो रख सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे सिटीजन्स को मतलब राइट है क्या क्या, जैसे फाइल बुक पीरियोडिकल वीडियोस रिकॉर्डिंग जो लाइब्रेरीज़ में होते हैं उन सब को वो मांग सकते हैं, बट अगर वो चीज़ें मतलब आउट ऑफ कंटेंट्स है तो वो लाइब्रेरियन उसके लिए डिनाई भी कर सकता है। फिर यहाँ पे यही बातें की गई हैं, जैसे देयर आर वेरियस अदर केसेस वेयर द सिटीजन्स कैन आस्क फॉर द फाइल और एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लाइब्रेरी। सपोज अ लाइब्रेरियन हैज़ परचेज अ नंबर ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द पर्टिकुलर सप्लायर, एनी अदर competitor who's had कोडेड में आस्क फॉर द फाइल। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए लाइब्रेरी ने बहुत सारे कंप्यूटर ख़रीदे हैं तो उसके लिए उसका भी एक राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम पूछ सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन कि आपने कहाँ से ख़रीदी है, कितने में ख़रीदी है, कितना पब्लिक मतलब कितना पैसे लगे हैं, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। द कैंडिडेट्स हु हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर द पब्लिक पोजीशन में ऑल्सो आस्क फॉर द फाइल टू सी इफ़ फेयर सिलेक्शन हैज़ बीन मेड। यहाँ पे बोल रहा है कि जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, अगर जो बाहर का कोई है तो वो भी इस चीज़ को पूछ सकता है कि जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, जो कंप्यूटर्स ख़रीदे गए हैं वो सही से ख़रीदे गए हैं या नहीं, उसमें कुछ फेयर बातें हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे है इम्पोर्टेंस एज अ रेफरेंस सोर्सेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो लाइब्रेरियन से बार बार लोग पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, whom शुड आई अप्रोच फॉर द इंफॉर्मेशन आई नीडेड। मान लीजिए आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आप लाइब्रेरी में जाते हैं पर आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप उससे इंफॉर्मेशन अगर गेन करना है तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। जैसे कैन आई गेट सम इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे क्वेश्चन हैं जो जनरली मतलब लाइब्रेरियन से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती हैं, यहाँ पे
According to World Intellectual Property Organization, intellectual property refers to the certain of the minds। जैसे जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ें हैं जो आपने खुद बनाई हैं, तो वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो उस पे कैसे मतलब ये कॉपीराइट्स और ये जो भी चीज़ें हैं वो कैसे लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लाइब्रेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सिंबल, किसी कंपनी का सिंबल। नेम्स, किसी का नेम जो ब्रांडेड नेम है। इमेज, किसी का इमेज। डिज़ाइन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, जो ओन्ड नहीं है, जो खरीदी नहीं गई है, वो किसी व्यक्ति विशेष की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स। ये एक तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पे देखा जाता है, और एक दूसरा है कॉपीराइट विच इंक्लूड लाइब्रेरी एंड आर्टिस्ट वर्क सच एस नोवेल, पोएम एंड प्ले, फिल्म, म्यूज़िक, वर्क, आर्टिस्ट। तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर आती हैं। कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए आप एक राइटर हैं और आपकी बुक आपने पब्लिश की, उसका किसी ने कंटेंट चुरा के और अपना नाम से वो पब्लिश कर दिया, तो वो क्या होता है, वो कॉपीराइट के अंडर में आता है। तो अगर आपने उसके आपको पता चला या फिर किसी भी तरीके से उसके ऊपर मतलब ये कॉपीराइट का वो लगेगा और फिर वो बैन हो जाएगा। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जो ट्रेडमार्क होता है किसी भी कंपनी का, जो लोगो होता है, डिज़ाइन होता है, या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जैसे मिलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन, वो एरिया विशेष के लिए मिलता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, जैसे मैंगो, अल्फांसो मैंगो जो है वो रत्नागिरी में बहुत फेमस है, तो वहाँ का एक पेटेंट मिला है उसको, तो वो वहाँ पे ही उगाया जा सकता है, कहीं और नहीं उगाया जा सकता। और अगर कहीं और आप उसको ले जाके उगा रहे हैं, आप कमर्शियल पर्पस के लिए उगा रहे हैं, तो आपके ऊपर फाइन्स लग सकते हैं। और अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए एक दो मतलब पेड़ लगा दिया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा बात किया गया है। द इंटेंशन pertained by patient, a novel planned by the author, पेंटिंग ड्रॉन बाय द पेंटर, अ फोटोग्राफर स्नैप बाय द फोटो। यहाँ पे बस बेसिकली यही बताया गया है कि जो भी मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि जो भी मतलब किसी भी पेंटर ने कोई अगर पेंटिंग ड्रॉ की है और उसको किसी ने अगर चुरा लिया या फिर उसकी कॉपी डिज़ाइन बना के अकॉर्डिंग मतलब सिमिलर कॉपी बना के और उसको बेच रहा है, तो वो भी क्या आता है, कॉपीराइट के अंडर एक्ट में आता है। अब हम यहाँ पे कॉपीराइट एक्ट को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट में अभी मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि कॉपीराइट क्या होता है। कि लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड द concept of copyright. We all know that author, writer, book, painter, picture, musician compose song, and photographer take photograph, and so on. Library people, musician, and artists produce variety type of certain by section by virtue of their mental ability. Generally they sell their कंटेन टू अर्न मनी। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो पर्सनल बेस पे अगर कोई उसको बनाता है अपनी मेंटल एबिलिटी यूज़ करके, नोबल आइडिया लगा के, वो सारे वो उसका यूनिक होता है। अगर उसको किसी ने कॉपी किया तो वो कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर में आ जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट इज़ नॉट फिक्स। फॉर एग्जाम्पल इन आर कंट्री द कॉपीराइट ऑफ बुक रिमेन्स इन फोर्स टिल 60 ईयर्स। मान लीजिए आपने कोई बुक लिख दी है, तो यहाँ पे बुक की बात कर रहा है कि आपने एक बुक लिखी है, आप एक राइटर हैं, तो आपकी जो बुक है वो 60 ईयर तक अगर आप उसको कोई और मतलब उसको कॉपी करके और लिख रहा है तो वो कॉपीराइट एक्ट के अंदर आएगा। पर 60 ईयर के बाद वो आपके मतलब कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगा, वो कोई और भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। या फिर अगर उस राइटर का डेथ हो गया तो उसका रिवाइज एडिशन भी कोई लिखता है, तो ये भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये सारी बात की गई है। यहाँ पे कुछ कॉपीराइट के एक्ट और भी बताए हैं और ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक आपको बस यही जानना था। फिर हम यहाँ पे
प्रिलिमिनरी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कॉपीराइट एक्ट के बारे में। द टर्म एडॉप्टेड वर्क ऑफ आर्किटेक्चर आर्टिस्ट वर्क, बेसिक यहाँ पे कुछ जानने के लिए नहीं है। द मीनिंग आर स्पेसिफिक एंड ऑल टाइम क्वाइट, यहाँ पे और भी कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉपीराइट ऑफिस एंड कॉपीराइट बोर्ड, यहाँ पे दूसरा है कॉपीराइट। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ओरिजिनल लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिशियन, म्यूजिकल आर्टिस्ट वर्क, सिम्नोग्राफिक, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्ड, ये सारे कॉपीराइट एक्ट के अंदर में आते हैं। फिर आर्टिस्ट वर्क भी आ जाता है, कोई मतलब कोई प्ले कर रहा है या फिर कोई कुछ भी मतलब पेंट कर रहा है, वो सारा भी कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। जैसे आर्किटेक्चर भी आ जाता है कॉपीराइट के अंदर में। फिल्म भी आ जाते हैं यहाँ पे, ड्रामा भी आ जाता है, लिटरेसी वर्क आ जाता है, अभी सारी मैंने बता दी, म्यूज़िक आ जाता है, साउंड रिकॉर्ड आ जाता है, ये सारे कॉपीराइट के अंदर आते हैं। तो इन सबको बस आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपको इतना डिटेल नहीं लिखना, आपको बस ये सारी चीज़ें लिख देना है। फिर ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट एंड राइट ऑफ द ओनर। अब ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट मतलब जो ओनर है किसी भी चीज़ का, उसको पास कितना राइट होता है, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। एन ऑथर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क इज़ यूजुअली द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। मतलब अगर कोई ऑथर है तो उसके पास उस कॉपीराइट का मतलब वो चीज़ होता है कि उसके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई वो और यूज़ कर रहा है तो वो उसके ऊपर ये क्लेम कर सकता है। फिर द टर्म ऑफ कॉपीराइट, टर्म ऑफ कॉपीराइट अभी मैंने बताया कि कोई किसी के लिए भी स्पेसिफाई नहीं है। जैसे मैंने आपको बुक के लिए बताया कि 60 ईयर है या फिर उस ऑथर के मरने के बाद। फिर लाइसेंस है, लाइसेंस भी वही होता है, कॉपीराइट की तरह ही होता है यहाँ पे। फिर कॉपीराइट सोसाइटीज़, यहाँ पे कुछ नहीं जानने के लिए आपको। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी इसी में आता है। इंटरनेशनल कॉपीराइट, अब इंटरनेशनल कॉपीराइट मान लीजिए आप, अब नेशनल कॉपीराइट की अभी हम बात कर रहे थे। इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ें हो रही हैं और वो आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, तो वो वहाँ से भी कॉपीराइट का आपको स्ट्राइक मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, फिर इन्फ्रिंगमेंट कॉपीराइट, फिर व्हेन कॉपीराइट इज़ इन्फ्रिंग्ड, यहाँ पे कुछ जानने वाली बात नहीं है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। व्हेन कॉपीराइट इज़, यहाँ पे सारी बातें हो गई हैं। इतना डिटेल में अगर मैं आपको बताने लग गया तो आपको कम से कम 4-5 घंटे का एक लेक्चर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसी को आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। इतना सारा आप एग्ज़ाम में भी नहीं लिख सकते, ना आप रिमेंबर करके रख सकते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है। देखिए कॉपीराइट के बारे में कितना सारी चीज़ है, आप इतना सारी चीज़ें तो यूज़ भी नहीं कर सकते। यूटिलिटी इन लाइब्रेरीज, ये तो चलिए ये तो मैंने बता ही दिया। एक्ट इज़ of great use in library as described below. In addition, a reader may ask various question about copyright. यहाँ पे जो रीडर है वो कॉपीराइट के से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर आंसरिंग दोज क्वेश्चन, अ कॉपी ऑफ द कॉपीराइट एक्ट शुड बी केप्ट इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में भी कॉपी राइट का एक जो एक्ट है वो रखना होता है लाइब्रेरी में, ताकि उसका भी आंसर दिया जा सके। इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस सोर्स, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा आता है लास्ट में पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट क्या होता है, देखिए कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट होता है जब वो रिटन फॉर्म में होता है, और पेटेंट होता है जैसे कोई भी चीज़ जैसे आपने बनाई है जो कंक्रीट फॉर्म में है, उसका पेटेंट एक्ट होता है। पेटेंट मतलब मान लीजिए आपने एक कार बना दिया, एक अच्छा सा मॉडल का कार बना दिया, अब उसका आपने पेटेंट करवा लिया, क्योंकि वो मॉडल अभी तक किसी ने बनाया नहीं है और वो आपने खुद अपने नोबल आइडिया से बनाया है, तो वो उसका आप पेटेंट करवाएंगे। ठीक है, वो एक तरह से डिज़ाइन होता है। और जो आर्किटेक्चर होता है उसका भी पेटेंट होता है। या फिर जैसे आपने मान लीजिए आपने एक नया तरीके से कल को एक मतलब सिस्टम सा बना दिया, जैसे कि एक साइकिल है उसको उसको मॉडिफाई करके कुछ और बना दिया अच्छा सा, तो उसका भी आप पेटेंट ले सकते हैं। इसमें फ़ीचर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही है कि पेटेंट एक्ट के बारे में पूरा यहाँ पर बताया है। और पेटेंट एक्ट मैंने अभी बता दिया आपको क्या होता है। ये मटेरियल मतलब कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए दिया जाता है पेटेंट एक्ट। इस पे आपको छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट पे, तो आप इसकी यूटिलिटी भी देख लें। पेटेंट एक्ट
particularly has no utility in academic and public library। यहाँ पे देख लीजिए, ये वैसे तो आएगा नहीं, पर फिर भी इसका यूज़ वैसे पब्लिक लाइब्रेरी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। इट इज़ यूज़फुल इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरीज। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे जैसे कि नॉर्मल एकेडमिक लाइब्रेरीज़ हैं उसमें यूज़ नहीं होता, पर जो साइंटिफिक या इसरो की लाइब्रेरीज़ हैं या फिर आप मेडिकल साइंस रिसर्च की लाइब्रेरीज़ है तो उसमें इसका यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे मॉडल बनते हैं उसके, और वो मॉडल ही एक तरह से पेटेंट होता है। तो यहाँ पे जानने वाली एक ये बात थी। फिर हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बेसिकली ये बताया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटाज़ हैं, जैसे कि बुक है, किसी ने बुक लिखा है वो ई फॉर्म में है, नेट पे है, या फिर कोई रिकॉर्डिंग है अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो, और या फिर वो सॉफ्ट कॉपी में कहीं किसी वेबसाइट पे है, कोई वेबसाइट है जो बुक से रिलेटेड डील करती है तो उस पे है, तो उन सब पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू होता है। और बाकी है जैसे कि मूवी की बात करें, मूवी है या फिर कोई और मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट है, तो उन सब पे भी ये लागू होता है। मान लीजिए अगर किसी ने बुक लिख के और नेट पे अपना अपलोड किया है, कोई उसका वेबसाइट है, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से चुराता है, तो वहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उस पर लागू होता है। तो वहाँ पे डेटा प्रिजर्वेशन के लिए ये सारा कानून बना था, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब वहाँ पे सेफ गार्ड करके रखा जा सके। तो यहाँ पे बस यही सारा था, जो डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी हमारे पास डेटा है उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक को सेफ गार्ड करने के लिए ये कानून लेके आया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और तो इसका यही है, आईटी सेक्टर में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें बस यही था और ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। आने वाले जो लेक्चर है उस पर हम नेक्स्ट बुक को हम कवर करेंगे। हमारा 2 बुक हमने कवर कर लिया है। आने वाले जो हमारा लेक्चर है उसमें हम और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, और साथ में हम जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो शाम का जो हमारा लेक्चर आता है उसमें। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वो वीडियोस भी देख लें। और आने वाले जो हमारे कुछ लेक्चर है उसमें इसी तरीके के वीडियोस आएंगे, BLIS 227 228 और बाकी सबके। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।